दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस कॉर्नर पोर्टल में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं टीसीएस के 4600 क्वेश्चन की जीके की सीरीज, जो उसने एसएससी के जितने भी एग्जाम्स कराए थे 2020 में उसमें पूछे थे। तो उसका ये पार्ट 10 है। अगर इससे पहले के 9 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो इस वाले वीडियो हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल का पेपर, जो 4 मार्च 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और इसके अलावा आपका सीएचएसएल, स्टेनो, जेई, सीपीओ, फेजेड, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी हम एक एक करके देखेंगे। तो इस तरीके से टोटल आपके 4600 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। और आपको अपनी तैयारी में मेरा छोटा सा सहयोग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई, मतलब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बनना था, की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। मतलब थानेश्वर के सिंहासन पर और कन्नौज के सिंहासन पर। तो राजा हर्षवर्धन के भाई थे राज्यवर्धन, इनकी मृत्यु के बाद किया था। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि राजा हर्षवर्धन थे कौन और ये इतिहास में कहाँ पर थे। तो आपको पता होगा, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो हमारे भारत की हिस्ट्री 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और आज़ादी के बाद का भारत। इसको मैंने इसलिए बता दिया कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि हर्षवर्धन किस समय राज करते थे। प्राचीन भारत के अंतिम राजा थे हर्षवर्धन, उसके बाद मध्यकाल शुरू हो जाता है। और हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे? तो हर्षवर्धन थे पुष्यभूति वंश के। पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी राजा पुष्यभूति ने। उसी वंश में एक राजा होते हैं प्रभाकर वर्धन नाम के। इस प्रभाकर वर्धन के ही पुत्र थे हर्षवर्धन। इनके एक बड़े भाई भी थे राजवर्धन और इनकी एक बहन थी राजश्री नाम की। तो जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो बड़े होने के नाते राजवर्धन गद्दी पर बैठते हैं और ये दोनों भाई मिलकर अपनी बहन राजश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से करवा देते हैं। कहते हैं कि राजश्री बहुत ही सुंदर थी। इस पर 2 शासकों की और नज़र थी। कहाँ कहाँ के? एक गुजरात का शासक था, उस समय गुजरात को मालवा के नाम से जाना जाता था, वो शासक था देवगुप्त। और एक था बंगाल का शासक शशांक। तो बंगाल के शासक के बारे में हम बाद में देखेंगे। स्टोरी शुरू होती है कि जब राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन से होता है तो मालवा का राजा देवगुप्त कन्नौज पर चढ़ाई कर देता है और ग्रहवर्मन को मार डालता है और इस राजश्री को बंदी बना लेता है देवगुप्त। जब ये बात राजवर्धन को पता चलती है तो राजवर्धन इस मालवा पे आक्रमण करता है और देवगुप्त को हरा देता है और अपनी बहन को फिर से छुड़ा लेता है। लेकिन तभी जब ये राजवर्धन लौट रहे थे अपनी बहन को वापस लेकर, तभी ये बंगाल का शासक शशांक, ये भी राजश्री का दीवाना रहता है। तो वापस लौटते समय राजवर्धन को ये मार डालता है बंगाल का शासक। और जब अपने भाई की मृत्यु की खबर, यानी कि राजवर्धन की मृत्यु की खबर हर्षवर्धन को लगती है तो हर्षवर्धन फिर आते हैं और इस बंगाल के शासक को हराते हैं और अपनी बहन को वापस अपने साथ अपने राज्य में ले जाते हैं। किस राज्य में ले जाते हैं? मतलब अपनी राजधानी में ले जाते हैं। राजधानी इनकी थी थानेश्वर में। यह हरियाणा के पास एक जगह है। आई होप आपको छोटी सी कहानी समझ में आई होगी। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। क्या पूछा था आपसे? किंग हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। कौन थे उसके ब्रदर? राज्यवर्धन थे। अब इसमें एक चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि थानेश्वर पे तो हर्षवर्धन ने शासन किया ही किया, और इनकी जो बहन राजश्री थी, इनके पति तो मारे जा चुके हैं जो कन्नौज के राजा थे। तो हर्षवर्धन कन्नौज की गद्दी पर भी बैठा और बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोकनृत्य नहीं है? मतलब कौन सा लोकनृत्य इसमें से जम्मू एंड कश्मीर का नहीं है? तो देखिए, जो डांगी नृत्य है वो किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, बाकी ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर में किए जाते हैं। ये धूमल, हाफिजा नगमा और राउफ, जिनमें से राउफ कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। मतलब किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इसको तो हमने कल ही के क्वेश्चन में देखा था। अगर निजी स्वामित्व हो तो वो होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, कहाँ का गोल गुम्बद, जिसको गुम्बज भी कहते हैं, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो आपने बचपन में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा जीके का कि सबसे बड़ा गुम्बद, तो उसका आंसर रहता था गोल गुम्बद। अब हम देखते हैं ये गोल गुम्बद बनवाया किसने था। तो ये तो पता चल रहा है कि ये जो गोल गुम्बद है बीजापुर में है, ये सबसे बड़ा है। ये जो गुम्बद है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये देखिए कितना बड़ा है। इसको गुम्बद क्यों कहते हैं? इसमें गुम्बद कौन सा पार्ट है?
तो आप देख रहे हैं ना, ये छोटा छोटा मीनार के ऊपर जो गोल गोल होता है, इसी को कहते हैं गुंबद। तो बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा गुंबद है और ये गोल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है गोल गुंबद। और ये इतना बड़ा है साइज में कि आप इसका अनुमान यहाँ से लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो आदमी टहल रहे हैं, छोटे छोटे लग रहे हैं कितने सामने, अगर आप देख पा रहे हैं उनको। तो नेक्स्ट पूछा था, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप ये सोच रहे होंगे, अरे कोरिया का तानाशाह राजा विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष कब से बनने लगा? तो ये उसका नाम नहीं है, उसी से मिलता जुलता एक नाम है। ये जो हैं ये कोरिया के मूल निवासी थे, ये अमेरिका में बाद में रहने लगे। ये वर्ल्ड बैंक समूह के अध्यक्ष रहे थे 2012 से 19 तक। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जनवरी 2020 तक, और अभी तक जो हैं वो हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में। और वर्ल्ड बैंक बना कब था? तो एक समझौता हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, यूएस में हुआ था। ये 1944 में ही क्यों हुआ? क्योंकि 1939 से 1944 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो 40-50 जो मेन देश थे उन सब ने फिर से मिलकर सम्मेलन किया था। क्यों किया था? जिससे कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था जो युद्ध में पैसा खर्च हो गया है उससे बाहर निकल सके और दुनिया एक बार फिर से विकसित हो सके। इसलिए समझौता हुआ था यूएसए में। इस समझौते में दो चीज़ें सामने आई। कौन कौन सी? एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी मुख्यालय, आईएमएफ का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। और इन दोनों का काम करने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा ही है। इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का ही दूसरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। घुमा के क्वेश्चन से पूछ देता है, आप लोग फंस जाते हैं। और ये वाली बैंक करती क्या है? ये जो छोटे और कम विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनको लोन उपलब्ध कराती है, जिससे उनके जो भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं वो पूरे हो सकें। नेक्स्ट है, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? तो जो 14वें दलाई लामा हैं इनको देख लीजिए, आप पहचान गए होंगे। ये रहते हैं धर्मशाला में। ये हिमाचल प्रदेश का एक शहर है धर्मशाला। ये मूल रूप से तिब्बत के धर्मगुरु हैं। फिर ये भारत में क्यों रहते हैं? तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। क्या स्टोरी है? तो ये मैप देखिए आप, ये देखिए, ये वाला हमारा भारत का हिस्सा है, ये बांग्लादेश है, और ये असम अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, ये नेपाल है, और ये पीला वाला पूरा चाइना है, और ये रेड कलर का है तिब्बत। अब ये चाइना का हिस्सा है। किसी जमाने में एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो वहाँ के लोग इनको, यानी कि दलाई लामा को, अपना धर्मगुरु मानते थे। वो लोग ऐसा मानते थे कि जो दलाई लामा हैं वो जीवित बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व का मतलब होता है भगवान बुद्ध। तो वो सब इनकी बात मानते थे, इनके अनुयायी थे। तो उन सब ने मिलकर इनके नेतृत्व में किया था 1959 में एक विफल प्रयास, मतलब चाइना से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन जब ये प्रयास सफल नहीं हुआ तो चाइना इनका जान का प्यासा हो गया, मतलब इनको ढूंढने लगा मारने के लिए। तो ये भाग के आए थे भारत में। भारत में इन्होंने शरण ली थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, और ये आज तक वहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, कि अगर 1959 में इन दलाई लामा को भारत ने छुपने के लिए शरण ना दी होती तो 1962 में चीन भारत पे आक्रमण नहीं करता, मतलब इन्हीं की वजह से किया था। खैर जो भी हो, ये तो एक बहुत छोटा सा कारण है, इसके और भी दूसरे बड़े बड़े कारण थे आक्रमण के। तो ये जो दलाई लामा हैं वो धर्मशाला में रहते हैं और यहीं से अपनी निर्वासित सरकार चलाते हैं तिब्बत के लोगों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है? देखते हैं कि करके सबको हम। किदाम्बी श्रीकांत, ये तो इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं, बहुत ही फेमस। बजरंग पूनिया, ये रेसलिंग लड़ते हैं। और बलबीर सिंह दोसांझ, इनको नहीं जानते होंगे आप, ये इंडिया के हॉकी प्लेयर थे। अब तो उनकी डेथ भी हो चुकी है रिसेंट में 2020 में। और लिम्बा राम इसका राइट आंसर है। लिम्बा राम जो हैं वो तीरंदाज हैं। इन्होंने एक से एक मेडल दिलाया भारत को। 1990-92 के दशक में ये बहुत ही एक्टिव थे। एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे आर्चरी के फील्ड के, लिम्बा राम। नेक्स्ट है, बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और माँ समलेश्वरी मंदिर, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तीनों मंदिर हैं ओडिशा में। बहुत ही फेमस मंदिर हैं ये तीनों। और ओडिशा का एक और आप याद रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रथ यात्रा जो भगवान जगन्नाथ की निकाली जाती है वो कहाँ पर निकाली जाती है?
तो आप आंसर देंगे ओडिशा के पुरी में निकाली जाती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बनना था आपको। विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो कौन सा विस्तार होता है? वो थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन के कारण, तापीय विस्तार के कारण जो एफिल टावर है वो और लंबा हो जाता है। और लंबा का मतलब दुगना नहीं हो जाता लंबाई में, थोड़ा बहुत बढ़ता होगा 2-4 सेंटीमीटर। और इनसे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जो हमारी पटरियां बिछाई जाती हैं रेल की, उनके बीच में स्पेस क्यों छोड़ा जाता है? तो आपको बताना है तापीय विस्तार के कारण पटरियां बढ़ने पर टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाएं, इसलिए उनमें गैप छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक कौन सा है? बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो स्वर्ण पदकों का तो सोना होना चाहिए था घटक, लेकिन इसका आंसर है चांदी का बना होता है ये, और इस पर सोने की कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट है गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनवाया गया था? तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये वाली जो झील है जो भी है वो गुजरात में है और इसको मौर्य वंश के राजाओं ने बनवाया था। तो ये वाली झील है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको हम पूरा देख लेते हैं आज ही। देखिए सुदर्शन जो झील है वो बनवाई थी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने। और किसके द्वारा बनवाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे पुष्यगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको भेजा और कहा जाओ गुजरात में एक झील बनवाओ। तो पुष्यगुप्त ने झील बनवा दी। फिर बाद में चंद्रगुप्त का पौत्र आता है अशोक नाम का, और उसके दरबार में एक यूनानी रहता था तुसास्क। तो अशोक ने तुसास्क से कहा कि आप जाओ और उसी झील में मरम्मत करवाओ, उससे एक नहर निकलवाओ जिससे कि हमारे गुजरात वाले इलाके की सिंचाई हो सके। तो तुसास्क आता है और इसके मरम्मत करवा के इसमें से एक नहर निकलवा देता है और साथ साथ यहाँ पर एक बांध भी बनवा देता है। फिर बाद में क्या होता है, ज़्यादा पानी बरसने के कारण वो बांध टूट जाता है और ये झील फिर से बेकार हो जाती है। तो फिर बाद में शक वंश का एक राजा आता है रुद्रदामन नाम का 150 एडी में। इन दोनों का काल तो आप जानते ही होंगे, ये 324 बीसी में आए थे और ये 268 बीसी में। वैसे आपको समय याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको केवल रिलेट करने के लिए बताता हूँ कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएँ कि वो हिस्ट्री में कब घटित हुई थी। तो रुद्रदामन भेजता है सुविशाख को और जो बांध टूट गया था उसका फिर से पुनर्निर्माण करवाता है। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है कि रुद्रदामन ने झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये बात पता चलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और सबसे अंत में स्कंदगुप्त आता है, जो कोई गुप्त वंश का एक राजा था। वो अपने गवर्नर पर्णदत्त से झील की मरम्मत करवाने के लिए कहता है। तो पर्णदत्त अपने पुत्र चक्रपालित को भेज देता है और उसका पुत्र चक्रपालित इस झील की मरम्मत करवा देता है। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो अभी तक सुदर्शन झील से पूछे गए हैं हिस्ट्री में। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, और ऐसा मत कीजिए कि आप इनमें से एक भी क्वेश्चन को छोड़ें, क्योंकि सुदर्शन झील से बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं से पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किसके उन्मूलन से संबंध है? तो आपको पता होगा आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के उन्मूलन से। नेक्स्ट है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ थी? हमने पिछली साइड में देखा था कि मगध की राजधानी थी राजगृह में। नेक्स्ट है शुष्काक्षिपाक, जीरोफ्थाल्मिया कहते हैं जिसको, वो किस विटामिन की कमी कारण होता है? तो ये जो जीरोफ्थाल्मिया है वो होता है विटामिन ए की कमी कारण। ये आँख का एक रोग होता है। क्या रोग होता है आँख का? इसमें जो आँख होती है वो सूख जाती है बिल्कुल, इसमें आंसू नहीं बनता है आँख में। और आपको पता ही होगा कि विटामिन ए की कमी मतलब आँखों की बीमारी हो जाएगी, आपको रतौंधी हो जाएगी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, जिसको रिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है चंद्रमा का बहिमंडल। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि चंद्रमा का समताप मंडल तो होगा नहीं, चंद्रमा का ताप मंडल भी नहीं होगा। आपको पता होगा कि चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग गैस के अणुओं के √m² वैल्यू से कम होता है। मतलब गैसों के अणुओं की गति इतनी ज़्यादा होती है कि वो चंद्रमा के पलायन वेग को पार कर जाते हैं, जबकि वही गैस के अणु पृथ्वी के पलायन वेग को पार नहीं कर पाते। इसलिए पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है मई 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $6 बिलियन के कोष के साथ किसको जमानत देने के लिए सहमत हुआ? मैंने आपको बताया था IMF हो या वर्ल्ड बैंक, दोनों का काम करने का तरीका कुछ एक ही जैसा है। ये जो कम विकसित देश हैं
उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो पाकिस्तान भी एक गरीब देश है, यहाँ पर आर्मी का शासन बार बार लागू होता रहता है। तो ये पिछले 30-40 सालों से गरीबी में ही ढका हुआ है, तो ये पाकिस्तान को दिया गया था। नेक्स्ट है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। बिल्कुल है। जो उनके दरबारी कवि किसके द्वारा संस्कृत में रचित है? तो एकदम कैश क्वेश्चन है। ये है उनके दरबारी कवि बाण भट्ट। और भी देखते हैं, दंडी, ये संस्कृत के महाकवि महाविद्वान हैं। इन्होंने लिखी थी 10 कुमार चरितम, 10 राजकुमारों की कहानी। और कंबन, ये तमिल के एक बहुत ही फेमस कवि हैं। इन्हें तमिल रामायण लिखने के लिए जाना जाता है। और ये जिनसेन, ये जैन धर्म के बहुत ही फेमस गुरु हुए थे। तो इनकी जो पुस्तक है बहुत ही फेमस, वो है आदि पुराण और महापुराण। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? तो भारत की जो वैदिक सभ्यता थी वो सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी तो अभी तो विलुप्त हो चुकी है। आप भारत का मैप उठा के देखेंगे तो सरस्वती नदी आपको नहीं मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी है वो पाताल में समा गई है और गुप्त रूप से इलाहाबाद के पास ये प्रकट हो जाती है और इलाहाबाद के संगम में गंगा जमुना के पास वहीं जाकर ये मिल जाती है। नेक्स्ट पूछा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये वाला आर्टिकल है आर्टिकल 15। आपको पता होगा हमारे जो मूल अधिकार हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। इससे बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन से भाग में दिए गए हैं। तो और भी देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 23 क्या बताता है? आर्टिकल 23 बताता है मानव दुर्व्यापार और बलाश्रम नहीं होगा। मानव दुर्व्यापार का क्या मतलब होता है? मतलब मानवों को किडनैप करके बेच देना, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है उस सब पे रोक लगाना। और बलाश्रम मतलब आप किसी को बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख सकते कि घर में आप उसको नौकर बना के रखें, उसको पेमेंट भी नहीं करते हैं। पूजा पाठ करिए, मंदिर मस्जिद जाइए, आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और आर्टिकल 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। कौन सी स्वतंत्रता? क्योंकि आर्टिकल जो है 19 वो 6 पार्ट में बटा हुआ है, ABCDEFG करके। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19A में। और एक और क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ दिया जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस में है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 19 में है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन। नेक्स्ट पूछा था, लेफ्टिनेंट जनरल किसने 31 दिसंबर 2019 को थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो 31 दिसंबर 2019 को जो बिपिन रावत थे वो तो CDS की पोस्ट पे चले गए, तो उनकी जगह पे आए थे मनोज मुकुंद नरावने। ये वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और प्रत्याशा रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कहाँ तक विस्तार होने की आशा है? तो एक बात मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है थोड़ा बुरा भी लगे आपको सुन के, कि आपको ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपनी तैयारी के दौरान। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और भारत की जो RBI है, क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है, मूडीज रेटिंग एजेंसी है, इनको कोई काम नहीं है। ये हर तीसरे महीने कोई ना कोई रेटिंग जारी करती रहती हैं। कभी बताती हैं भारत की अर्थव्यवस्था इतने से ऊपर चढ़ेगी, कभी इतने से, फिर बाद में खुद कहती है नहीं हमने गलत बताया था, अब हम सही अनुमान लगा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का तो बस यही काम है, पहले सही बताएगा, फिर गलत बताएगा, और साल में 4 बार बताएगा। तो 8-10 एजेंसियां हैं, हर कोई साल में 3 बार बताएगा, तो आप कहाँ तक डेटा याद रखेंगे? तो आई होप आप मेरी बात को समझेंगे, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं इसका सही आंसर जानने की। नेक्स्ट है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो देखिए हमने पिछले साइड में ये वाला डायग्राम देख लिया था, जिसमें हमने देखा था कि मगध का जो पहला राजवंश था वो था हर्यक राजवंश, और इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। और बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजगृह में बनाई थी। और बिंबिसार का एक पुत्र होता है अजातशत्रु, और इस अजातशत्रु का एक पुत्र होता है उदयन नाम का। ये उदयन क्या करता है? एक नया शहर बसाता है, उस शहर का नाम रहता है पाटलिपुत्र, और उदयन राजगृह को कैंसिल करके पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है पाटलिपुत्र। तो अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि हमारे प्राचीन इतिहास में जो भारत का पहला राजवंश है वो है हर्यक राजवंश। और पहले क्वेश्चन में इसी सेट के हमने देखा था प्राचीन इतिहास का जो अंतिम राजवंश है वो है पुष्यभूति राजवंश। तो पहले और अंतिम के तो हमें पता चल गए, अब बीच के कौन से हैं? तो बीच के को याद करने के लिए आपको ये वाला वर्ड याद हो गया तो आपको बीच के पूरे याद हो जाएंगे। क्या वर्ड है ये? हशिन मौशुकांद्र कुगुपू। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो पहले आप इस वर्ड को याद करिए,
अगले किसी सेट में हम इसको डिकोड भी करेंगे। जैसे कि हा का मतलब होता है हर्यक पहला वंश, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य, शुंग, कण्व, आंध्र सातवाहन, कुषाण वंश, गुप्त वंश और पुष्यभूति वंश। तो पहले आप इस वर्ड को याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट है जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, वो क्या कहलाता है। तो ये पर्यावरण का बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा टाइम लेके देखेंगे। तो ये कहलाता है आपका कमेंसलिज्म, हिंदी में इसको कहते हैं सहभोजता। इसका मैं एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये फिगर देखिए आप, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दो भैंसें चल रही हैं, उसके ऊपर ये दो बगले बैठे हुए हैं। अब इन बगलों का काम क्या है कि जैसे ये भैंस घास खा लेती है तो यहाँ का जगह खाली हो जाती है। इस घास में जो भी कीड़े छुपे हुए थे अब उनको छुपने की जगह नहीं मिल पाती है, तो ये बगुला बैठा है तुरंत इस कीड़े पर नजर मारता है और तुरंत इसको खा लेता है और फिर उठ के पेड़ पे बैठ जाता है। और फिर से ये गाय या भैंस जो भी है आगे वाली घास खाती है, तो आगे जो कीड़े होते हैं उनको छुपने की जगह नहीं मिलती है क्योंकि घास तो ऊपर की सतह बिल्कुल खत्म हो गई। तो फिर से ये बगुला उस कीड़ों को देखता है, फिर से खा लेता है। तो बगुले का तो इसमें लाभ हो रहा है, लेकिन भैंस को थोड़ा ही कोई फर्क पड़ रहा है इससे, क्योंकि वो तो एकदम अनअफेक्टेड है, वो तो अपना काम कर रही है। तो ये वाला जो रिलेशन है वो कहलाता है कमेंसलिज्म। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जो शेर है वो तो अपने शिकार के लिए बैठा है छुपा हुआ यहाँ पर, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक लोमड़ी भी ताक में बैठी हुई है, जबकि ये कुछ नहीं करेगी। शेर शिकार करेगा, मार के खाएगा, और जो बचा कुछा जूठा होगा वो बाद में ये लोमड़ी खाएगी। तो देखा, लोमड़ी को लाभ हो रहा है लेकिन इससे शेर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो उसने मारा, खाया पिया और बच गया, उसका पेट भरने के बाद जो भी बच गया उसको ये लोमड़ी खा रही है। तो लोमड़ी लाभान्वित हो रही है और शेर अनअफेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कमेंसलिज्म। हमने कमेंसलिज्म को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा देखते हैं, म्यूचुअलिज्म को देखते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, अन्योन्याश्रय कहते हैं इसको। इसमें दोनों को लाभ होता है, दूसरा अप्रभावित नहीं रहता, मतलब दोनों पार्टीज को लाभ हो रहा है। जैसे कि मधुमक्खी जब फूल पे बैठती है तो मधुमक्खी को तो शहद मिल जाता है, और फूल को क्या मिल जाता है, फूल को मिल जाते हैं परागण, जो पोलन होते हैं। क्योंकि जो फीमेल पौधा होगा वो खुद चल के तो मेल पौधे के पास जाएगा नहीं परागण लेने, तो मधुमक्खी को शहद मिल गया, फूल को पोलन मिल गए। अब देखते हैं ये परजीविता क्या होती है। परजीविता में एक को लाभ होता है और दूसरे कैंडिडेट को हानि हो जाती है। कैसे, अगर कोई मच्छर हमें काट ले तो मच्छर को तो लाभ हो गया लेकिन हमें नुकसान हो गया। नेक्स्ट है, अप्रैल 2019 को कहाँ के वैज्ञानिकों ने मानव ऊतक का प्रयोग करके विश्व के पहले त्रिआयामी 3D मुद्रित हृदय की रचना की थी। आपको पता होगा आजकल 3D टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें आप केवल एक बार प्रोग्रामिंग कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है मैनुअली, जो मशीनें हैं वही सारा काम करेंगी। वैसे इस हृदय को मनुष्य में ट्रांसप्लांट तो नहीं किया गया क्योंकि ये अभी काफ़ी छोटा है, एक मॉडल बना है अभी तो ये बस। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है वो है दिल्ली में। कौन सा बाजार, खारी बावली बाजार। अब देख लीजिए यहाँ पर ये पूरा मसाला बाजार लगा हुआ है, यहाँ पर कैलिफोर्निया के भी नट सेल्स रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखा हमने सेट के 25 क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।